नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोंट गेट अफ्रेड में। दोस्तों, मेरा मानना है कि ज़िंदगी हमेशा हमारे सबसे बड़े गुण की परीक्षा ज़रूर लेती है। ज़िंदगी हमेशा हमें एक मौका ज़रूर देती है अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का। तो ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत में हम फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में हेली को देखते हैं, जो स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो जीत नहीं पाती और उसके हाथ से उसकी स्कॉलरशिप चली जाती है। उसके बाद उसे उसकी बहन बेथ का कॉल आता है, जो उसे कोरल लेक के पास आए हुए हुरिकेन के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी डैड से बहुत देर से बात नहीं हुई है, इसलिए मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है। तुम प्लीज़ जाकर एक बार उनसे मिलाओ। हेली अपनी कार लेकर अपने डैड को देखने जाती है, पर रास्ते में उसे शेरिफ आगे जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि तूफान तेज़ी से बढ़ रहा था और अगर आगे वो गई तो वो जानलेवा हो सकता है। वो कहते हैं कि पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है। शेरिफ बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए हेली उसे कहती है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो प्लीज़ एक बार जाकर डैड को देख आना। बेथ को उनकी बहुत फिक्र हो रही है। इसके बाद वो गाड़ी घुमा लेती है, पर उसका मन नहीं मानता, इसलिए वो शॉर्टकट से टाउन के अंदर एंटर कर जाती है। अब वो अपने घर जाती है तो उसे वहाँ उसके बीच शुगर मिलती है, पर डैड उसे कहीं दिखाई नहीं देते। वो काफ़ी टाइम बाद अपने घर आई हुई थी, इसलिए उसे कुछ बचपन की यादें भी आने लगती है, जब वो हमेशा स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया करती थी और तब उसके डैड उसके कोच भी हुआ करते थे। खैर, अब वो अपने डैड को ढूंढने के लिए शुगर के साथ अपने पुराने घर जाती है, जो बिकाऊ था। इस बीच गवर्नमेंट रेडियो पर लगातार वार्निंग भेजी जा रही थी, क्योंकि हरिकेन बढ़ता जा रहा था। पुराने घर पर जाकर हेली को राहत मिलती है, क्योंकि वहाँ उसे उसके डैड का ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा था। वो अंदर जाती है, पर उसे उसके डैड कहीं दिखाई नहीं देते। उसे वहाँ उनका फ़ोन भी मिल जाता है। वो गार्डन में जाकर उन्हें आवाज़ लगाती है, पर बाहर जाकर वो देखती है कि तूफान बहुत तेज़ था। इसके बाद वो गैराज में जाकर देखती है तो शुगर बेसमेंट की तरफ भौंकने लगती है। हेली को लगता है कि हो सकता है डैड बेसमेंट में गए हों, इसलिए वो भी बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए वो अपने फ़ोन की फ्लैश यूज़ करती है और उसे वहाँ उसके डैड का स्क्रू ड्राइवर मिलता है। उसके डैड एक केबल मैन है। उसे देखकर हेली को बहुत गुस्सा आता है कि इतने तूफान में आपको बेसमेंट में जाने की क्या ज़रूरत थी डैड। थोड़ा आगे जाकर उसे पाइप पर खून लगा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और पाइप्स के पीछे ही उसे उसके डैड बेहोश दिखाई देते हैं। वो भागकर उनके पास जाती है और चेक करती है। उनकी सांसें तब चल रही होती है। वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, पर हेली अपने डैड को उठा नहीं पाती, इसलिए वो एक ब्लैक प्लास्टिक शीट लाती है, अपने डैड को उस पर लेटाती है और उसे ड्रैग करके आगे लेकर जाती है। अचानक ही पीछे से हेली पर एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। हेली डरकर अपने डैड को तेज़ी से ड्रैग करके वापस पाइप के पीछे चली जाती है। अब क्योंकि वो क्रोकोडाइल बहुत बड़ा था, इसलिए वो पाइप्स के बीच से उन तक नहीं पहुंच सकता था। हेली बहुत डरी हुई थी। वो अपनी टी शर्ट को बारिश के पानी में भिगोकर अपने डैड पर पानी डालती है और उन्हें थोड़ा पानी पिलाती है, जिससे उसके डैड होश में आ जाते हैं। होश में आते ही वो हेली को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेटर है। तब हेली कहती है कि मैं ऑलरेडी एलिगेटर से मिल चुकी हूँ। बारिश बहुत तेज़ थी। हेली कहती है कि पूरा टाउन खाली हो चुका है, अगर हम यहाँ रहे तो तूफान में बच नहीं पाएंगे, इसलिए उसे बाहर जाना होगा उसका फ़ोन लेने, ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। उसके डैड उसे कहते हैं कि संभल कर जाना। हेली बाहर जाती है और फ़ोन लेकर एक कॉर्नर में छुपकर 911 पर कॉल लगा रही होती है, पर उसे तभी अपने पीछे से कुछ आहट महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके बिल्कुल पास एक और एलिगेटर था। वो एकदम भागकर पाइप्स के पास जाती है। उसके डैड उसे हाथ देने ही वाले थे कि तभी वो क्रोकोडाइल के मुंह में हेली का पैर आ जाता है। वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है और उसके डैड देखते रहते हैं। हेली जैसे तैसे अपने दूसरे पैर से उसकी आंखों पर मारती है और खुद को छुड़ाकर भागती है, और तभी दूसरी तरफ से एक और क्रोकोडाइल हेली पर हमला कर देता है। यहाँ पर हेली फंस चुकी थी। तब वो वहाँ पर बड़े बड़े लोहे के बॉक्सेस उन पर फेंक कर मारती है। वो एक बॉक्स क्रोकोडाइल के मुंह में भी डाल देती है। वहाँ से भागती है, पर वो गिर जाती है। एक और क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है। तब उसे उसके डैड का स्क्रू ड्राइवर वहाँ पड़ा मिल जाता है। वो लगातार उससे उसकी आंख पर वार करती है और छुपकर एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं आ सकता था। इन सब में उसका पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो अपने डैड के पूछने पर कहती है कि वो ठीक है। अब हेली और उसके डैड एक दूसरे से दूर थे। हेली अपने जख्म पर पैंट का कपड़ा फाड़कर टाइट बांध लेती है ताकि खून ना बहे, और वहाँ दूसरी तरफ उसके डैड भी अपने पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे।
चोट की वजह से उनके डैड की पैर की हड्डी बाहर आ गई थी, जिस पर वो अपना एक बेल्ट बांध लेते हैं ताकि उनकी हड्डी सीधी हो जाए, वो थोड़ा चल फिर। अभी हेली को बाहर सामने वाले स्टोर पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें वो टॉर्च से सिग्नल देती है और कार को भी ऑन करके उन्हें सिग्नल देती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। और वहाँ स्टॉप पर स्टैन और उसके दोस्त तो चोरी के इरादे से आए थे। वो वहाँ से एटीएम मशीन अपनी बोट पर रख लेते हैं। मैक्स हेली का इशारा देख लेता है, इसलिए वो थोड़ा आगे जाता है, पर इतने में ही उनकी बोट पर एक क्रोकोडाइल अटैक कर देता है जिसमें उनकी दोस्त मैरी मारी जाती है। मैक्स पीछे मुड़कर देखता है तो उस पर भी क्रोकोडाइल अटैक कर देता है। अंदर स्टोर में उनका दोस्त स्टैन मज़े से हॉट डॉग खा रहा था और बाहर इनके दोस्त क्रोकोडाइल का खाना बन गए थे। तभी ये गेटर स्टोर में भी आ जाता है और स्टैन को भी वो खा लेता है। हेली की ये आखिरी उम्मीद भी मर जाती है। हेली और उसके डैड बहुत अपसेट होते हैं कि तूफान की वजह से बेसमेंट में वाटर लेवल भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। कुछ देर में पूरा बेसमेंट पानी में डूब जाएगा। पर वहाँ पर एक शेरिफ आ जाता है जिसने हेली को टाउन में एंटर करते देखा था। वो अपने साथी को बोट पर छोड़कर घर के अंदर जाता है हेली और उसके डैड को ढूंढने के लिए। वहाँ पर उसे शुगर मिलती है जो बेसमेंट की तरफ खड़ी थी और भौंक रही थी, इसलिए वो मदद के लिए अपने साथी को आवाज़ लगाता है। पर बाहर उसका साथी तो सभी गेटर का लंच बन रहा था। सब गेटर्स मिल बांट कर उसे खा रहे थे। हेली शेरिफ को बेसमेंट की से आने से मना करती है क्योंकि वहाँ क्रोकोडाइल था, पर शेरिफ उसकी बात समझ नहीं पाता। इतने में ही क्रोकोडाइल उसे अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर हेली उसकी मदद करने के लिए जाती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती और गेटर उसे खा जाता है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हेली तैर कर अपने डैड के पास चली जाती है और रोने लगते हैं कि शायद अब हम बच नहीं पाएंगे। तब उसके डैड उसे बचपन की एक बात याद दिलाते हैं। जब हेली और बेथ छोटे थे तब बेथ हमेशा हेली को हरा दिया करती थी क्योंकि वह हेली से ज़्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोक पाती थी। पर एक रात उसके डैड हेली को पूरी रात पूल के अंदर देखते हैं। वो वहाँ पर अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही थी और आखिरकार वो अपनी सांस को लॉन्गेस्ट टाइम तक पानी में रोक लेती है। उस दिन उसके डैड को यकीन हो गया था कि उसकी बेटी हेली एक फाइटर है और उसकी ज़िद उससे कुछ भी करा सकती है। तब हेली कहती है कि डैड, तब आप मेरे कोच थे और बचपन की बात अलग थी। अब तो वो एक स्कॉलरशिप तक जीत नहीं पाई। उसे लगता है कि वो स्विमिंग में अपनी लास्ट लिमिट तक पहुंच गई है। पर उसके डैड उसे गिव अप ना करने को कहते हैं। तब वो कहती है कि डैड, आपने भी तो मॉम पर गिव अप कर दिया था। मेरी वजह से आप ज़्यादातर मॉम से दूर ही रहते थे क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम मेरे साथ मुझे ट्रेन करने में बिताते थे, जिसकी वजह से मॉम और आपका डिवोर्स हो गया। तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो खुद को दोष ना दें क्योंकि वो दोनों तो पहले ही दूर जा चुके थे। वो बस अपने बच्चों के लिए साथ थे। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम और मैं एक परिवार है और हम साथ मिलकर इन गेटर्स को हराकर यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। डैड कहते हैं कि मैं पाइप्स में शोर करके गेटर्स को डिस्ट्रैक्ट करूँगा और तुम तब स्टेयर्स के पास चली जाना। फिर हेली पानी में चली जाती है और डैड एक ईंट उठाकर पाइप्स में मारने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर जितने भी क्रोकोडाइल्स वहाँ पे थे वो डैड की तरफ आने लगते हैं। हेली दूसरी तरफ से स्टेयर्स की तरफ जाने लगती है, पर तभी वो वहाँ पर एक क्रोकोडाइल को देख लेती है। तब हेली डिसाइड करती है कि स्टेयर्स पर जाना तो मुश्किल है, इसलिए वो ड्रेनेज पाइप से होते हुए घर के बाहर जाएगी। ये बात वो अपने डैड को बताती है, जो कि उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे क्रोकोडाइल्स उसी पाइप से अंदर आए थे। पर हेली कहते हैं कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो ड्रेनेज के पास जाती है। वहाँ उसे डेड बॉडी मिलती है। क्रोकोडाइल के अंडे भी वहाँ पे मिलते हैं। वो एक डेड बॉडी से गन निकाल लेती है और उसे चलाने का ट्राई करती है, पर तभी एक क्रोकोडाइल उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी गोली गेटर के मुंह में ही चल जाती है और वो मारा जाता है। फिर हेली ड्रेनेज पाइप से होते हुए घर के बाहर आ जाती है। उसके पीछे एक और क्रोकोडाइल लग जाता है, पर हेली उससे तेज़ स्विम करके घर की ज़मीन पर आ जाती है। वो विंडो तोड़ती है और घर में एंटर करती है जल्दी से। फर्श की लकड़ी को तोड़ती है ताकि अपने डैड को बाहर निकाल सके। थैंक गॉड ये अपने घर में वुड यूज़ करते हैं। अगर हमारे घर की तरफ फर्श यूज़ कर रहे होते तो बेचारी कैसे तोड़ती। खैर उसने सही टाइम पर पानी में से अपने डैड को रेस्क्यू कर लिया था क्योंकि उसके डैड ऑलमोस्ट पानी में डूब गए थे। वो अपने डैड को CPR देती है, उन्हें होश में लाती है और उन्हें और शुगर को लेकर घर के बाहर जाती है। पर वो बाहर जाकर देखती है कि सड़क तो अब बची ही नहीं क्योंकि सब जगह सिर्फ और सिर्फ पानी भर चुका है। तभी उसे सामने वाले स्टोर पर बोर्ड दिखाई देती है जिस पर उसके डैड उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम इन क्रोकोडाइल से ज़्यादा तेज़ तैर सकती हो और तुम्हें वहाँ पर जाना है और उस बोट को लेकर यहाँ आना है। वो पूरे विश्वास से तेज़ी से स्विम करती है और पानी में आवाज़ होने के कारण सभी एलिगेटर्स उसके पीछे लग जाते हैं, पर वो इतनी तेज़ होती है कि वो कोई भी क्रोकोडाइल उसे पकड़ सके उससे पहले ही वो बोट पर चढ़ जाती है और फिर वो बोट लेकर अपने डैड और शुगर के पास आती है। वो उन दोनों को अपनी बोट पर बिठाती है, पर तभी रेड अलार्म बज जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी वेव उस एरिया में आ रही थी।
इन्हें बोट के साथ ही वापस इनके घर के अंदर ले जाकर पटक देती है। लगता है इस घर में इनकी मौत ही लिखी है आज तो। फिर से डैड और हेली अलग हो जाते हैं। हेली तो किचन में होती है जहाँ उस एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है जिससे वो अपने लिए हेल्प की रिक्वेस्ट भेजती है, और डैड लकीली स्टेयर्स के पास होते हैं। वो वहाँ रह के एक बैग से काफ़ी सारे फ्लेयर्स भी साथ ले लेते हैं। वो शुगर को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं ताकि वहाँ पर एलिगेटर्स ना आ सके, पर तभी पानी में से एक एलिगेटर निकलकर उनका हाथ पूरी तरह से तोड़ देता है। अपने हाथ की बलि देकर डैड सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वहाँ क्रोकोडाइल ना चढ़ पाए। तभी पीछे से हेली वहाँ आ जाती है और क्रोकोडाइल हेली के पीछे लग जाता है। हेली डैड को छत पर जाने का बोलकर खुद बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, पर तभी एकदम से क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है। हेली दरवाज़ा बंद नहीं कर पाती, तब वो शावर के पास जाकर वहाँ का गेट बंद कर लेती है, पर क्रोकोडाइल अभी भी बाहर ही होता है। तब हेली थोड़ा दिमाग चलाती है और एक तरफ से थोड़ा सा गेट खोल देती है ताकि क्रोकोडाइल वहाँ से अंदर आ सके, और वो खुद नल पर पैर रखकर नल का सहारा लेकर ऊपर से बाहर आ जाती है और एकदम से शावर का गेट बंद कर देती है, और क्रोकोडाइल इस तरीके से शावर के अंदर ही फंस जाता है। हेली बाहर आती है। बाहर आकर उसे लगता है कि कोई रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर बाहर घूम रहा है। तब वो फ्लेयर से उनकी तरफ इशारा करती है, पर तभी एक बहुत बड़ी वेव कांच तोड़कर अंदर आती है और उसके साथ एक बड़ा क्रोकोडाइल हेली पर अटैक कर देता है। पर तभी हेली पानी में गिरे फ्लेयर को उठाकर क्रोकोडाइल को जला देती है और वो स्विम करके घर के बाहर आ जाती है। क्रोकोडाइल इसके पीछे ही होता है। हेली घर की छत को पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, पर उसका हाथ छत तक नहीं पहुंच रहा था, और वो क्रोकोडाइल भी बस उसे खाने ही वाला होता है। पर तभी उसके डैड उसका हाथ पकड़ के उसे छत पर खींच लेते हैं, जहाँ वो दोनों राहत की सांस लेते हैं, और वो क्रोकोडाइल पानी के साथ बह जाता है। और तभी हेली को रेस्क्यू चॉपर नज़र आता है। वो फ्लेयर से उनकी तरफ इशारा करती है। उसके डैड अपनी बेटी की हिम्मत को देखकर बहुत खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। इस तरह हेली की हिम्मत ने ना सिर्फ हेली की जान बचाई, बल्कि उसके डैड और शुगर को भी हेली ने बचा लिया। इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, हेली की सबसे बड़ी ताकत स्विमिंग ही थी, पर उसके मम्मी पापा के डिवोर्स की वजह से वही ताकत उसकी कमज़ोरी बन गई। लेकिन किस्मत और ज़िंदगी ने उसकी ये ताकत उसे लौटाने के लिए उसे एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिसका सामना करने के बाद अब वो ज़िंदगी में कभी नहीं हारेगी। हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए और अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत को अच्छे से पहचानना चाहिए।